हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम फोर्स ऑफ विस्कोसिटी या विस्कस फोर्स मतलब ही न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, स्टोक्स लॉ और टर्मिनल वेलोसिटी इन टॉपिक्स पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ये पहला क्वेश्चन, टू मेटल स्फीयर्स ऑफ डेंसिटीज इन द रेशियो 3:2 and diameter in the ratio 1:2 are released from rest in two vertical liquid columns of coefficients of viscosity in the ratio 4:3. If the viscous force on them is same, then the ratio of their instantaneous velocity is s. तो ये स्टोक्स लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन है। दो स्फेरिकल बॉडीज को लिक्विड कॉलम्स में रिलीज किया है रेस्ट से। उनके डायमीटर्स का रेशो दिया हुआ है, डेंसिटीज का रेशो, और वो जो लिक्विड कॉलम्स हैं उनमें जो लिक्विड प्रेजेंट है उसकी विस्कोसिटी का रेशो दिया हुआ है। हमको चाहिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज का रेशो। तो ये स्टोक्स लॉ से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। आप जानते हैं मैथमेटिकली स्टोक्स लॉ क्या होता है, F इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी। अब ऐसा बोला है कि उन दोनों स्फेरिकल बॉडीज पर विस्कस फोर्सेस इक्वल हैं, मतलब F हो गया कांस्टेंट। हमको वेलोसिटीज का रेशियो चाहिए। अब यदि F कांस्टेंट है, 6 पाई तो कांस्टेंट है ही, इन तीनों क्वांटिटीज में रेशियो कैसा होगा? तो हम लिख सकते हैं V इज प्रोपोर्शनल टू या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर ईटा। ऐसा रिलेशन बना सकते हैं क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज का रेशियो चाहिए। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड रेडियस। तो हमको चाहिए V1 बाय V2। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये, तो यहाँ क्या आएगा R2 ईटा 2 और इधर क्या आएगा R1 ईटा 1। अब रेडियस का रेशो कितना है कि डायमीटर का रेशो है 1:2, यही होगा रेडियस का भी रेशो, पर हमको चाहिए 2:1 R2 बाई R1। तो यहाँ आ जाएगा 2/1 2/1 और ईटा 2 अपॉन ईटा 1 चाहिए। यह है कोएफिशिएंट्स ऑफ विस्कोसिटी का रेशो 4:3। तो यहाँ हमको लेना पड़ेगा 3/4। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्या हो गया? 3:2। तो आप देख रहे हैं डेंसिटीज की हमको जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये सुपरफ्लुअस डेटा दिया हुआ है, डेंसिटीज की हमको जरूरत नहीं है। वेलोसिटीज का रेशियो होगा 3:2 एंड सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। A metal ball of radius r and density d travels with a terminal velocity v in a liquid of density d/4. The terminal velocity of another ball of radius 2r and density 3d in the same liquid is। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपको याद आना चाहिए टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला। टर्मिनल वेलोसिटी ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला लिस्ट में होना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ VT बराबर 2/9 यहाँ आता है, फिर आता है यहाँ r²। वो बॉडी हम स्फेरिकल लेते हैं तो उस स्फेरिकल बॉडी के रेडियस का स्क्वायर न्यूमरेटर में, और यहाँ क्या आता है? यहाँ आता है डिफरेंस ऑफ डेंसिटीज, जिसमें सिग्मा है उस बॉल की डेंसिटी और रो है उस लिक्विड की डेंसिटी जिसमें वो बॉल मूव कर रही होती है। फिर यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और नीचे उस लिक्विड का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो यह है टर्मिनल वेलोसिटी। VT इज इक्वल टू 2/9 r² डिफरेंस ऑफ डेंसिटीज इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब यहाँ बात हो रही है दो बॉल्स की, दो बॉल्स की बात हो रही है। बॉल 1 के बारे में क्या बताया है हमको? उसकी रेडियस है r, उसके मटेरियल की डेंसिटी है d और उसकी टर्मिनल वेलोसिटी उसको मान लेते हैं V1, वो है v। फिर उस लिक्विड की डेंसिटी d/4 दी हुई है। ये लिक्विड की डेंसिटी मतलब ये है रो, वो कितनी दी है? d/4। और बॉल 2 के बारे में क्या बताया हुआ है? बॉल 2 के बारे में बोला है कि उसका रेडियस है 2r, उसके मटेरियल की डेंसिटी है 3d
और हमको उसकी टर्मिनल वेलोसिटी मान लो v2 ये फाइंड आउट करनी है। तो कंपैरिजन से हो जाएगा ये काम। अब इस फॉर्मूले पर आए, तो इस फॉर्मूले में क्योंकि सेम लिक्विड में दोनों की टर्मिनल वेलोसिटीज को कंपेयर कर रहे हैं, तो ये तो कांस्टेंट रहेगा, ये तो कांस्टेंट होता ही है, और ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब Vt इज प्रोपोर्शनल टू, क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर सिग्मा माइनस रो। अब इस रिलेशन के बेसिस पर क्या लिखेंगे हम, V2 बाय V1, V2 बाय V1 इज इक्वल टू क्या होगा, R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। R2 कितना है, यह है, यानी 4R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 4। फिर ऊपर क्या आएगा, सिग्मा 2 माइनस रो। सिग्मा 2 मतलब दूसरे बॉल की डेंसिटी, मतलब ये 3D, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा d/4 को। तो 3D माइनस d/4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11d/4, 11d/4। ये क्वांटिटी मैंने लिखी है बॉल 2 के लिए। अब बॉल 1 के लिए क्या करेंगे, बॉल 1 की डेंसिटी कितनी है, d माइनस d/4 करेंगे। d माइनस d/4 यानी 3d/4, वो डिनोमिनेटर में आएगा 3d/4, तो ऐसा हो जाएगा रेसिप्रोकेट होकर। ये d कैंसिल आउट, 4 भी कैंसिल आउट, ये कितना हुआ 44/3 इंटू v1, v1 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और v1 कितना दिया है v, यानी v2 हो गया 44v/3, एंड सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। तो बहुत सावधानी से आपको करना पड़ेगा, है तो आसान। क्वेश्चन नंबर 18, a steel ball of mass m falls in a viscous liquid with a terminal velocity 4 meter per second. If another steel ball of mass 8m falls through the अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, a steel ball of mass m falls in a viscous liquid with a terminal velocity 4 meter per second. If another steel ball of mass 8m falls through the same liquid, then its terminal velocity is। तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता होगा, अभी हमने डिस्कस किया था, Vt बराबर 2/9, फिर यहाँ क्या आता है आर स्क्वायर, यहाँ डिफरेंस ऑफ डेंसिटीज इंटू जी अपॉन ईटा। अब हमको इस क्वेश्चन में मासेस दिए हुए हैं दो बॉल्स के, और पहली बॉल की टर्मिनल वेलोसिटी दी है, दूसरी बॉल की टर्मिनल वेलोसिटी हमको चाहिए। तो इस रिलेशन में डायरेक्टली मास और टर्मिनल वेलोसिटी के बीच क्या रिलेशनशिप है ये पता नहीं लग रहा है, पर इतना जरूर हमको मालूम है कि टर्मिनल वेलोसिटी आर स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बाकी क्वांटिटीज तो अभी अकाउंट में लेने की जरूरत नहीं है, 2/9 कांस्टेंट है, लिक्विड यहाँ सेम ही है, तो ईटा भी जी भी। फिर क्या बोला हुआ है, दोनों ही स्टील की बॉल्स हैं, तो उनकी डेंसिटीज, ये जो सिग्मा है ये भी बराबर रहेगा, लिक्विड की डेंसिटी भी बराबर रहेगी, मतलब Vt प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये एक मेथड है इसको सॉल्व करने का, तो Vt प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर लिख सकते हैं। और फिर हम जानते हैं कि किसी बॉल का मास, क्योंकि वो स्फेरिकल है, तो बॉल का मास क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, उसका वॉल्यूम इंटू उसके मटेरियल की डेंसिटी, मतलब ही सिग्मा। तो यहां से हमको समझ में आ रहा है कि m और r, ये ऐसा है इनके बीच रिलेशनशिप, यानी r प्रोपोर्शनल टू m 1/3, ऐसा भी लिख सकते हैं यदि हम क्यूब रूट ले लें दोनों साइड्स का, और इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर दें फ्रॉम 1, तो Vt प्रोपोर्शनल टू, ये रख दें यहां पर, तो क्या हो जाएगा m⁻² 2/3, और इस रिलेशन को यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हमको चाहिए V2, V1 हमको मालूम है, V1 कितना है 4 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी लिखी हुई है मैंने, टर्मिनल वेलोसिटी सेकेंड बॉल की, ये फर्स्ट बॉल की। तो यहाँ क्या आएगा, सेकेंड बॉल के मास पर पार कितनी लगानी पड़ेगी 2/3, वो कितना है 8m, और पहली बॉल का मास कितना है
तो वो है m। एक साथ मैंने दोनों को लिख दिया है। इसकी पावर यहाँ लिखना पड़ेगी 2/3। m कैंसिल आउट। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 क्यूब लिख सकते हैं। 2 क्यूब्ड टू दी पावर 2/3 और पावर ऑफ पावर लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर मतलब 4। और इस 4 का कर दिया यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो हमको V2 मिल गया। और ये आंसर आएगा किस में, ये आंसर आएगा जिन यूनिट्स में आप इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, मतलब ही मीटर पर सेकेंड। तो 16 मीटर पर सेकेंड, ये एक तरीका है इसको करने का। अदरवाइज आप क्या करेंगे, ये आर स्क्वायर तो है ही यहाँ पर, यदि मैं क्या करूं, एक आर का यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं, एक आर से डिवाइड कर दूं, तो आर क्यूब बन जाएगा। और फिर वॉल्यूम बनाने के लिए इसका वॉल्यूम यहाँ पर आने लगे तो आर क्यूब तो मिल गया है। और इसमें से 3 ले लेंगे, 2 का और मल्टीप्लीकेशन इसमें करेंगे, 2 से ही डिवाइड करेंगे। ऐसी उठापटक करने के बाद यहाँ पर वो वॉल्यूम और फिर डेंसिटी का भी मल्टीप्लाई डिवाइड करके वहां पर मास को इनकारपोरेट किया जा सकता है। वो भी एक तरीका होता है, पर ये भी बुरा नहीं है। तो अगला क्वेश्चन करेंगे अब, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहे हैं, 2 equal drops are falling through air with a steady velocity of 5 centimeter per second. If the drops coalesce, the new terminal velocity will be। ये सब प्रोडक्ट के निशान हैं, ध्यान देंगे। यहाँ पर ये अपॉन है, ठीक है। अब 2 ड्रॉप्स हैं और वो कोएलीज होकर एक बड़ी ड्रॉप बनती है। तो ये हमने सरफेस टेंशन में पढ़ा हुआ है कि उस बड़ी ड्रॉप का रेडियस क्या होगा, नंबर ऑफ ड्रॉप्स टू दी पावर 1/3 इंटू रेडियस ऑफ वन स्मॉल ड्रॉप। तो 2 हैं ये, तो 2 टू दी पावर 1/3 इंटू आर, ऐसा हो जाएगा। ये बड़ी बूंद का रेडियस हो गया। हमको टर्मिनल वेलोसिटी बतानी है बड़े बूंद की, यानी V2, और हर एक की कितनी है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड में, इज इक्वल टू, और टर्मिनल वेलोसिटी आर स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ हमको लेना पड़ेगा कैपिटल आर और यहाँ स्मॉल आर, दोनों के स्क्वायर। सब कैपिटल आर की यहाँ वैल्यू डाल देते हैं, वो कितनी है, 2 टू दी पावर 1/3, 2 टू दी पावर 1/3, स्मॉल आर तो कैंसिल हो जाएगा, इस पूरे का पावर होगा 2। तो कितना हो गया ये, 2 टू दी पावर 2/3। या फिर इसको क्या कर सकते हैं आप, 1/3 को बाहर लिख लें पावर में और 2 को अंदर, तो 4 टू दी पावर 1/3 भी बोल सकते हैं, 4 टू दी पावर 1/3, ये भी एक तरीका है। और 5 का उसमें कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो हमको क्या मिल जाएगा, V2 का वैल्यू। तो V2 बराबर होगा 5 इंटू 4 रेज टू दी पावर 1/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस वुड बी द आंसर। कौन सा आंसर सही हो रहा है इसमें, ये वाला, 5 इंटू 4 टू दी पावर 1/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में, द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ स्मॉल बॉल falling in a viscous liquid depends upon, number 1, its mass small m, 2, its radius small r, 3, the coefficient of viscosity of liquid eta, and 4, acceleration due to gravity. Which of the following relations is dimensionally true for the terminal velocity? तो डायमेंशनल बेसिस पर तो इसको कर ही सकते हैं हम। जैसे ये वाला ऑप्शन देखें हम, अब इसमें के कोई कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, क्योंकि उसकी बात यहाँ हुई ही नहीं है। m क्या है, m है मास। ये एक तरीका है इसको करने का, तो मास का डायमेंशन होगा m। g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उसका डायमेंशन LT-2। फिर r है रेडियस, उसकी डायमेंशन होगी l। और ईटा की डायमेंशन हो सके तो याद रखें वो होती है ML-1 T-1। ये देख रहे हैं आप, l ये कैंसिल आउट, ये m भी कैंसिल आउट, ये t ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, LT-1। और ये डायमेंशन किसकी है, वेलोसिटी की। मतलब जब ये क्वांटिटीज इस तरह से आएंगी, mg न्यूमरेटर में, ईटा r डिनोमिनेटर में, तभी फिर ये क्वांटिटी बनेगी वेलोसिटी, मतलब ऑप्शन 1 करेक्ट है। बाकी सब में आप देख रहे हैं, किसी का भी आप चेक लगाएंगे, बाय द वे ये वाला आंसर पहले ही आ गया है, ये चौथे नंबर पर होता तो फिर आपको 4 बार ये काम करना पड़ता।
उसके लिए ये डायमेंशन आपको याद रखना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। जो न्यूटन लॉ से आप निकाल सकते हैं, स्टोक्स लॉ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं भूल जाने पर। वैसे याद रखना चाहिए ml-1 t-1। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं इसको करने का। Vt बराबर 2/9 पर, ये आपको सुनना पड़ेगा ध्यान से, सिग्मा माइनस रो इंटू जी। क्योंकि ये ट्रिक या ये तरीका, ये टेक्निक हमेशा काम करेगी जरूरी नहीं है। वो तो इस क्वेश्चन के लिए बाय द वे हो गया, नहीं तो हो सकता है कि बाकी क्वांटिटीज में से एक हाथ किसी का और का डायमेंशन भी LT-1 आ गया, तो फिर ये वर्क नहीं करेगा टेक्निक। तब फिर हमको ऐसे सोचना पड़ेगा, Vt बराबर 2/9 r² डिफरेंस ऑफ डेंसिटीज इंटू जी अपॉन ईटा। अब इसमें मास कहीं नहीं है, मास को हमें इनकारपोरेट करना है, जबरदस्ती यहां पर मास को लाना है। तो क्या करें, इसको बनाना पड़ेगा हमें r³ और r³ बनाने के लिए हमने एक r का मल्टीप्लाई कर दिया। r³ क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि मास कितना होगा उस स्फेरिकल बॉडी का, 4/3 πr³ उसका वॉल्यूम इनटू उसके मटेरियल की डेंसिटी। तो r³ बनाने के लिए हमने ऊपर r का मल्टीप्लिकेशन किया, तो नीचे भी करना पड़ेगा, तो ईटा r। तो इसी से दिख जाता है, वैसे यहाँ पर देखिए आप ईटा r आ रहा है, यह ऑप्शन ही सही है। उसके अलावा हमको और क्या चाहिए यहाँ? उसके अलावा हमें चाहिए 4 पाई। 4 पाई चाहिए, तो पाई तो है ही नहीं, तो पाई का भी मल्टीप्लाई कर दिया। उसके अलावा 2 भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी फिर वो बनेगा 4 पाई r³। और सिग्मा भी यहाँ चाहिए, तो यहाँ भी सिग्मा करना पड़ेगा। ऑलरेडी यहाँ आ रहा है सिग्मा माइनस रो, और जी भी आ रहा है। अब देखें यहाँ पर, तो इसमें से हमने ये जो है 4 पाई r³, अब 3 की यहाँ और जरूरत पड़ेगी हमको, 3 भी चाहिए, तो 3 नीचे, तो 3 ये ऊपर, ये 3 तो इसके साथ चला जाएगा। 4 पाई r³/3 इंटू सिग्मा, ये सब मिलकर क्या बनेगा? मास। ठीक है। अब यहां आएगा सिग्मा माइनस रो, 3 भी आएगा, इंटू जी अपॉन, ये हो जाएगा 18 पाई, फिर सिग्मा सिग्मा, फिर ईटा और आर। कुछ छूट गया हो तो आप देख लेना, ऐसा कुछ फॉर्मूला बन जाएगा उटपटांग। अब इसमें इसे डायमेंशनली हमको देखना है। डायमेंशनली देखें तो देखो, ये तो छोड़ सकते हो आप, ये तो कांस्टेंट्स हैं, राइट। इसका डायमेंशन क्या होगा? डेंसिटी का डायमेंशन। इसका डायमेंशन क्या होगा? डेंसिटी का डायमेंशन। यानी डायमेंशन लेस हो जाएगी, ये क्वांटिटी डायमेंशन लेस हो जाएगी, और ये तो है ही डायमेंशन लेस, और इसी को उन्होंने इन चारों को मिलकर के बोला हुआ है डायमेंशन लेस। डायमेंशन बची सिर्फ m में, g में, ईटा में और r में। तो इन टर्म्स ऑफ मास ये फॉर्मूला याद रखा जा सकता है, kmg अपॉन ईटा r। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। तो ये एक और तरीका है उसको करने का। अगला क्वेश्चन करेंगे। क्या बोल रहे हैं? 2 मेटल बॉल्स ऑफ डेंसिटीज d and 3d and radii r1 r2 are traveling in the same liquid. The density of the liquid is d/2. The ratio of their terminal velocities is 4:5 respectively. Then the ratio of their radii is। फिर से टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला रिकॉल करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं Vt बराबर 2/9 r² डिफरेंस ऑफ डेंसिटीज इंटू जी अपॉन ईटा। हमको r1/r² चाहिए। अब यहाँ कौन कौन सी क्वांटिटीज कांस्टेंट होंगी? तो क्वांटिटीज जो कांस्टेंट होंगी उनमें से एक तो ये है 2/9। फिर दोनों बॉल्स के लिए लिक्विड सेम है, तो ईटा भी सेम होगा, प्लेस सेम है इसलिए जी भी सेम होगा, और ये रो भी सेम होगा सबके लिए। पर वो रो क्योंकि सिग्मा के साथ आया हुआ है, इसलिए उसको अकाउंट में भी लेना पड़ेगा। अब ये सब कांस्टेंट्स हैं, कांस्टेंट्स हटाएंगे तो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी साइन आ जाएगा। क्या लिख सकते हैं? r² इंटू सिग्मा माइनस रो। तो इसे देखकर अब आप लिख सकते हैं r²। इसको इधर ले जाएं या इक्वेशन को,
डिवाइड कर दिया दोनों तरफ सिग्मा माइनस रो से, तो क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू वी टी अपॉन सिग्मा माइनस रो। ये रिलेशन अभी हमको यूज करना पड़ेगा। हमको चाहिए क्या, हमें चाहिए आर वन स्क्वायर अपॉन आर टू स्क्वायर, ये हमें चाहिए। तो इस रिलेशन से पहले लिखेंगे वी टी वन अपॉन वी टी टू, मतलब ही 4/5, ये यहाँ आ जाएगा। ये टर्मिनल वेलोसिटीज का रेशियो दिया हुआ है, वी टी वन अपॉन वी टी टू। फिर क्या आएगा, इसका इनवर्स प्रोपोर्शन, मतलब टू के करस्पॉन्डिंग ऊपर लिखना पड़ेगा। अब टू के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, उसकी डेंसिटी कितनी है, सेकंड वाले की ये है 3D, ये लिक्विड की डेंसिटी है, मतलब 3D माइनस डी बाई टू, ये कितना हो जाएगा 5D/2। ये आएगा न्यूमरेटर में 5D अपॉन 2, और डिनोमिनेटर में फर्स्ट बॉल से एसोसिएटेड ये क्वांटिटी लिखना पड़ेगी। फर्स्ट बॉल के लिए डेंसिटी कितनी है D, और लिक्विड की है D/2, यानी D माइनस D/2। ये आएगा डिनोमिनेटर में, तो वो 2/D बन जाएगा, 2/D। ये 2 कैंसिल, D कैंसिल, 5 कैंसिल, ये आ गया 4। हमको तो चाहिए R1/R2, तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो बन गया 2। दिस मीन्स द रेशियो इज 2:1। ऑप्शन 2 is correct. Next question, question number 22. A plate of area 100 centimeter square is placed on the upper surface of a castor oil 2 mm thick, taking the coefficient of viscosity to be 15.5 poise. The horizontal force necessary to move the plate with a velocity of 3 centimeter per second is. तो क्वेश्चन की लैंग्वेज से आप समझ गए होंगे कि इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से। तो शॉर्ट में इसको डिस्कस करते हैं, न्यूटन्स लॉ को। क्या है वो लॉ, क्या पढ़ा है हमने, F इक्वल्स टू विद माइनस साइन ईटा ए dv अपॉन dx। लिक्विड जब फ्लो हो रहा होता है तो लिक्विड को हम डिफरेंट लेयर्स से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। यदि हम किन्हीं दो लेयर्स की बात करें तो उनके बीच होती है रिलेटिव मोशन, और रिलेटिव मोशन की वजह से एक फ्रिक्शन जैसा फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है बिटवीन द लेयर्स, वो टेंजेंशियली एक्ट करता है, उसे ही कहते हैं हम विस्कस फोर्स। और वो विस्कस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट से। मतलब जिन दो लेयर्स की हमने बात की है उनके बीच वेलोसिटी का डिफरेंस, उनके बीच की सेपरेशन, तो ये हो गई वेलोसिटी ग्रेडियंट। उन लेयर्स का एरिया ऑफ कांटेक्ट हो गया ए, ईटा हो गया कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और ये माइनस साइन बताता है कि जिधर वो लेयर्स मूव कर रही होंगी उससे ऑपोजिट ये एक्ट कर रहा होता है। तो ये फॉर्मूला इनफैक्ट हमको यहाँ पर लगाना है। इस क्वेश्चन में कहा है कि कैस्टर ऑयल है कितना, 2 mm थिक, 2 मिलीमीटर थिक कैस्टर ऑयल है, ये मैंने दिखाया कैस्टर ऑयल मान लो। और एक प्लेट है, उस प्लेट का दे रखा है हमको एरिया कितना है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की इस प्लेट को मान लो इस पर चलाना है, तो हमको कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा। जब इसको हम खिसकाएंगे प्लेट को तो क्या होगा, तो ये जो लिक्विड है कैस्टर ऑयल, इसकी जो लेयर्स होंगी वो मूव करने लगेंगी, उनके बीच होने लगेगी रिलेटिव मोशन, तो एक फोर्स डेवलप हो जाएगा इस डायरेक्शन में। उसके अगेंस्ट हमको फोर्स लगाना पड़ेगा यदि इस प्लेट को हमें मूव करना है। ये छोटी सी थ्योरी है, कुल मिला के इतना फोर्स हमको लगाना पड़ेगा। आप माइनस नहीं लें तो भी चलेगा, ईटा ए dv अपॉन dx। बस वैल्यू सब्सटीट्यूट करके इसको सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला याद रखें। अब ये ईटा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जो यहाँ कितना दिया है 15.5 पॉइज। अब पॉइज जो है ये याद रखो कि ये सीजीएस यूनिट, POISE इज सीजीएस यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और एसआई यूनिट क्या होती है, तो वो होती है डेकापॉइज, मतलब ही सीजीएस यूनिट का 10 टाइम्स, उसको पॉइजुली भी कहते हैं। तो यदि हम एसआई में काम करेंगे, हमको उस फोर्स की वैल्यू न्यूटन में चाहिए,
तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होना चाहिए डेका पॉइज में। डेका मतलब होता है 10 टाइम्स, तो ये पॉइज है, इसको डेका में बदलना है तो 10 से डिवाइड करेंगे, यानी यहाँ आएगा 1.55। फिर एरिया कितना दे रखा है प्लेट का, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर का बनाएंगे ये मीटर स्क्वायर। ध्यान से काम करना पड़ेगा आपको, एसआई यूनिट्स में लिखना है, ये बहुत अच्छे से दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं आंसर्स में सिर्फ डेसिमल की पोजीशन का फर्क है ज्यादातर आंसर्स में, तो बहुत सावधानी से इसको करना पड़ेगा। तो ईटा को सब्स्टिट्यूट करना हमको पॉइजूली में या डेका पॉइज में, जो पॉइज में दिया था उसको बदल लिया हमने। फिर एरिया को कन्वर्ट किया हमने मीटर स्क्वायर में। उसके बाद वेलोसिटी कितनी है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। थिकनेस कितनी है, 2 mm। तो ये ले लेंगे वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी 0 मान लेंगे, और इसकी वेलोसिटी कितनी है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी dv हो जाएगा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब सेंटीमीटर है, ध्यान देंगे, उसका मीटर करना पड़ेगा, और नीचे डिनोमिनेटर में ये थिकनेस आएगी 2 mm, उसको भी बदलना पड़ेगा मीटर में, तब आपका आंसर आएगा न्यूटन में। तो ज्यादातर तो 10 की पावर्स हैं। अब इसको ऊपर ले जाएं, मान लो तो ये बनेगा 10, ये 10 बनेगा, इसके साथ मिला दें इसको तो 10 टू दी पावर 3 हुआ। तो यहाँ ऊपर सिर्फ 10 टू दी पावर -1 बचेगा, मतलब नीचे ले जा सकते हैं उसे, नीचे ले जा सकते हैं। ऊपर क्या बचता है फिर, 1.55, 1.55 इंटू 3 को डिवाइड कर दें 2 से तो 1.5, तो 155 में हमें 15 का, या 1.55 में हमें 1.5 का मल्टीप्लाई करना है। 15 पंजे 75, हासिल के 7, 75 और 7 82, हासिल के 8, 15 और 8 23, 2325, और 3 प्लेसेस के बाद डेसिमल, 2.325 बाय 10। तो फाइनली ये सॉल्व हो गया 0.2325 न्यूटन। दिस मस्ट बी द आंसर, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तो हमको ये फॉर्मूला याद रखना है, वहां पर फिर हम ये सब सोचेंगे नहीं, समझ में आ जाएगा आपको कि हमको ये फॉर्मूला लगाना है, माइनस साइन की फिक्र किए बगैर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल लेना है। तो ये एग्जाम्पल था न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पर बेस्ड। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। In the flow of viscous liquid over a flat horizontal surface, the velocity is 0.25 centimeter per second at 20 mm distance above the flat surface at rest. What is the velocity gradient? तो ज्यादा सोचना नहीं है, आप जानते हैं यह है वो न्यूटन का लॉ, ईटा ए dv अपॉन dx। वो माइनस साइन तो होता है डायरेक्शन का। इस फॉर्मूले में, इस इक्वेशन में, यह है वेलोसिटी ग्रेडियंट, यही हमको फाइंड आउट करना है, dv अपॉन dx। तो dv कितना है, dv वो दे रखा है 0.25 सेंटीमीटर पर सेकेंड। उसको जरूरी नहीं है आप मीटर में कन्वर्ट करो, मीटर पर सेकेंड में, इसको भी बस सेंटीमीटर में होना चाहिए, ये ध्यान देंगे। अब इसकी है 20 mm, मिलीमीटर, ध्यान देंगे, उसको सेंटीमीटर में यदि बदलना है तो क्या करेंगे, मिलीमीटर का सेंटीमीटर करने के लिए 10 से डिवाइड करेंगे, तो सेंटीमीटर कट के आंसर क्या आएगा पर सेकेंड में। तो 0.25 ये कितना हो जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करना है, या फिर इसको ऊपर ले जाएं 10 को और इसको 20 से डिवाइड करें, मतलब बात सब एक ही है, ये कैंसिल हो गया। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.125 पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट की यूनिट होती है पर सेकेंड। डायमेंशन यदि कभी पूछ ली तो क्या करेंगे, t-1, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट का डायमेंशन हो जाएगा, और यूनिट हो जाएगी पर सेकेंड। तो अभी हाल फिलहाल ऑप्शन 2 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। Water in a river 20 meter deep is flowing at a speed of 10 meter per second. The shearing stress between the horizontal layers of water in the river in Newton per meter square is. Coefficient of viscosity of water is 10 raised to the power -3 SI units.
तो यूनिट होती है उसकी पॉइजूली या डेकापॉइज। तो पॉइजूली या डेकापॉइज में ये दिया हुआ है 10⁻³ यह है ईटा का वैल्यू। हमको चाहिए क्या? शियरिंग स्ट्रेस। तो घबराना नहीं है, शियरिंग स्ट्रेस आप जानते हैं ऑलरेडी, इलास्टिसिटी में आपने पढ़ा हुआ है। आप तो न्यूटन की इस इक्वेशन में आएंगे, ईटा ए डीवी अपॉन डी एक्स, और फिर आपको याद आना चाहिए कि फोर्स अपॉन एरिया ही तो होता है स्ट्रेस, और यही है शियरिंग स्ट्रेस। अब शियरिंग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो लेयर्स एक दूसरे पर फिसलती हैं, तो फिसलने में जो स्ट्रेस मतलब टेंजेंशियली जो एक्ट करता है उसे ही तो कहते हैं शियरिंग। ये हमको चाहिए, तो एफ बाई ए कितना होगा? तो वो होगा ईटा डीवी अपॉन डी एक्स। अब सॉल्विंग कर देनी है। ईटा कितना है? तो एसआई यूनिट्स में वो 10⁻³ दे रखा है। और क्या? डीवी, डीवी कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, एसआई यूनिट्स में ही है। ये टॉप मोस्ट लेयर की वेलोसिटी है जो ग्राउंड के कांटेक्ट में होगी, रिवर फ्लो हो रही है। ये टॉप लेयर की वेलोसिटी ग्राउंड के रिलेटिव वाली, वो ग्राउंड के कांटेक्ट वाली उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो ये 10 ले लेंगे। dx ये डेप्थ ले लेंगे 20 मीटर, बस ये सॉल्व हो गया। तो 10/20 यानी 1/2 यानी 0.5, 0.5 टाइम्स 10⁻³ अब यूनिट क्या आएगा? तो ऑब्वियसली ये आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको पास्कल नहीं लिखेंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही रहने देंगे। ऐसा यूनिट्स में पूछा हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? 0.5 इंटू 10⁻³ ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। A glass plate of dimensions 30 into 10 centimeter यानी rectangular है वो glass plate is placed on the table on which there is a layer of machine oil of thickness 0.101 mm. The coefficient of viscosity of machine oil is 0.5 Newton second upon meter square. ये भी ईटा की यूनिट है, न्यूटन सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर, और इसी को कहते हैं पॉइजूली पीआई या फिर डेकापॉइज। पूछा क्या है? द फोर्स रिक्वायर्ड टू ड्रॉ द प्लेट हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो ज्यादा विचार नहीं करना है, हमको फोर्स रिक्वायर्ड चाहिए तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखेंगे और बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, आराम से आंसर आ जाएगा। तो बस डालें यहाँ पर वैल्यूज। वैल्यूज बहुत सावधानी से आपको पुट करना चाहिए। जैसे पिछले सवाल में वो पॉइज में दे दिया था ईटा, तो फिर उसको डेका पॉइज में बदलना नहीं भूलना है। अब यहाँ तो सीधे एसआई यूनिट्स में दे रखा है हमको, ये 0.5 ये हो गया ईटा का वैल्यू। फिर एरिया कितना होगा? 30 इंटू 10 मतलब 300, पर वो है सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि ये दोनों डायमेंशन सेंटीमीटर में है। बात एरिया की हो रही है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको मीटर स्क्वायर में, मतलब 10⁻⁻⁴। उसके बाद डीवी, तो वेलोसिटी की बात यहाँ हुई थी, कहाँ है ये? 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन थिकनेस 0.01, पर वो mm है, मिलीमीटर का मीटर में कन्वर्ट करना ना भूले। बस अब ये आंसर आ जाएगा आपका जो भी है वो। तो इसको डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरोस, नीचे 1 जीरो, 1 जीरो बचेगा। यदि ये सब हटा दिया जाए तो 1 जीरो यहाँ लगा दिया मैंने। तो बस अब इसको सॉल्व कर देना है आपको। ठीक, कितना हुआ? 15 और 3 जीरोस 15,000। ये ऊपर जाएगा तो 1/10 बचेगा, ये हो गया 1500। मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं लिखा? ये 5 और आएगा। बस ये आंसर है आपका 75,000 अपॉन 10 यानी 7500 न्यूटन, क्योंकि फोर्स फाइंड कर रहे हैं। 7500 न्यूटन इज द आंसर। ऑप्शन 3 इज करेक्ट।